नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ऐसा लगता है कि अगले साल जो चुनाव होने वाले हैं 2024 के, उसमें सिर्फ कोई नहीं बचेगा, सिर्फ मोगेम्बो बचेगा। क्योंकि आसार इस तरह के नज़र आ रहे हैं कि पूरे तरीके से आप ये देखिए, ऑपोजिशन के जो नेता हैं, उनके फ़ोन सुनने से लेकर क्या तरकीबें वो निकाल रहे हैं अगले चुनाव के लिए, क्या रणनीति वो बना रहे हैं, किसका किससे गठबंधन हो रहा है, इस तरह से फ़ोन सुने जा रहे हैं। फ़ोन के ज़रिए वीडियो और पिक्चर्स और पूरी तरीके से जानकारी, यानी पूरा कब्ज़ा जो जो ऑपोजिशन के नेता हैं उन पर लेने की पूरी कोशिश हो रही है। आपको मैंने बताया था कल ही कि किस तरीके से एप्पल जो फ़ोन यूज़र्स हैं, उनको खुद एप्पल कंपनी ने, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक इस कंपनी ने बताया था कि आपके ऊपर ये जासूसी की जा रही है। और ये जासूसी सरकारी एजेंसी के ज़रिए, उन्होंने कहा था कि राज्य से स्पॉन्सर्ड ये अटैक है, स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक का नाम लिया था। अब दूसरी खबर ये है कि जो बाज़ार में जो अफ़वाह गर्म है और जिसमें बहुत दम है, वो ये कि क्या अरविंद केजरीवाल, एक बड़े चैलेंजर नरेंद्र मोदी के, एक बड़े चैलेंजर 2024 के लिए, एक बड़े नेता इंडिया गठबंधन के, क्या उनको कल अरेस्ट कर लिया जाएगा ईडी के ज़रिए, प्रवर्तन निदेशालय, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ज़रिए, क्योंकि उनको 11 बजे उनको पेश होना है, उनको हाज़िरी लगानी है। आप जानते हैं कि यही जो आबकारी नीति, शराब नीति का जो ये पूरा मामला है, इस मामले में 2 महत्वपूर्ण नेता, मनीष सिसोदिया जो कि शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिल्ली के, और इसके साथ-साथ संजय सिंह राज्यसभा के सांसद, दोनों फिलहाल जेल में बंद हैं। जो सिसोदिया हैं वो फरवरी से जेल में बंद हैं, आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए। और फिर उन कुछ ही घंटों पहले अदालत के ज़रिए उनकी ज़मानत फिर रद्द कर दी गई। तो अगर उसी मामले में ये दोनों लोग जेल में हैं, तो अगर आम आदमी पार्टी के नेता इस खौफ से पूरी तरीके से दो चार हो रहे हैं कि क्या हमारे अगले नेता, सबसे बड़े नेता, इस पार्टी के फाउंडर जो अरविंद केजरीवाल हैं, उनको भी क्या गिरफ्तार किया जाएगा ईडी के ज़रिए, तो मुझे नहीं लगता कि उनका ये खौफ, उनका ये शक या शुबा, ये नाजायज़ है, ये जायज़ नहीं है। मुझे लगता है कि पूरे तरीके से जायज़, और इसीलिए अब आम आदमी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है ईडी के ज़रिए, तो दिल्ली की सरकार अब जेल से चलेगी। तो ये तो तारीफ़ की बात है कि पूरी तरीके से हिम्मत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तमाम लोग, विपक्ष से जुड़े हुए तमाम लोग। लेकिन अगले कुछ मिनटों में आपको बताऊंगी कि किस तरीके से एक ऐसा जाल प्रोया जा रहा है 2024 के चुनाव के मद्देनज़र, और ख़ासकर इंडिया गठबंधन के बनने के बाद, जिसमें जो कई महत्वपूर्ण पार्टियां हैं, जो ऑपोजिशन की, विपक्ष की पार्टियां हैं, जो नरेंद्र मोदी की पार्टी भाजपा और नरेंद्र मोदी को चुनौती देना चाहती हैं 2024 के चुनाव में, उनको किस तरीके से एक ऐसा जाल बुना जा रहा है जिसमें एक एक करके सारे कबूतर फंस जाएं, उन कबूतरों के पर टूट जाएं, उनकी आंख की रोशनी चली जाए और वो उड़ ही ना पाएं। और वो एक ऐसा जाल है जिसमें वो सिर्फ इस तरह से उलझें कि लगातार सिर्फ अपने को निकालने में इतने मसरूफ़ हों कि उड़ान तो दूर की बात है, मंजिल पे पहुंचना तो दूर की बात है, सिर्फ उलझते रहें इस तरह से कि कैसे इस उलझन को सुलझाएं और पूरे तरीके से ना फंस जाएं। यानी कि पूरी तरीके से ऑपोजिशन की जो शक्ति है, जो ताकत है, उसे इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि कोई चैलेंज बाकी ना रहे। इससे पहले कि मैं आम आदमी की तरफ आऊं और आपको बताऊं कि कैसे एक ये बिल्कुल नई पार्टी, जो कि एंटी करप्शन मूवमेंट, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकली हुई ये पार्टी है, उसका पूरा जो पॉलिटिकल प्लैंक है, यानी कि पूरी, मैं कहूँगी, जो राजनीति है, वो भ्रष्टाचार से लड़ने पर आधारित है। आज भाजपा की सरकार ने अपनी एजेंसियों के ज़रिए जिस तरह की इमेज बनाने की कोशिश की है, वो ये कि देखिए, वो पार्टी जो भ्रष्टाचार से लड़ने की बात करते हुए, भ्रष्टाचार से लड़ने की क्रूसेड, संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए वो आई थी, अस्तित्व में आई थी, 2 राज्यों में अब उनकी सरकार है, उसी पार्टी पर गंभीर ये आरोप हैं कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कि कमोबेश अगर कम से कम कुछ भी ना हो पाया, ये अदालत में मामला तो तब होगा जब तय होगा, जब साबित होगा, लेकिन जो वोटर है उसके मन मस्तिष्क में अगर इतना भी शुबहा पैदा कर दिया जाए कि ये लोग भ्रष्ट हैं या ये भ्रष्ट हो सकते हैं, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, इसके अलावा भी बाकी तमाम पार्टी के लोग, सिर्फ 10 साल पुरानी पार्टी है ये, तो भी भाजपा का काम पूरे तरीके से बन जाएगा। दिल्ली की खासकर सीटों का अगर जिक्र करें, जिसका जिक्र खुद आम आदमी पार्टी के नेता भी कर रहे हैं, तो मैं आपको बता रही थी कि तथ्य ये है कि आप ये देखिए कि पिछले 10 सालों के दौरान अगर आप देखें तो 10 सालों में करीब 121 ऐसे लोग हैं जिन पर ईडी ने मुकदमे दर्ज किए हैं,
जी हाँ, तो 2014 से लेकर अब तक जो 121 ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर ईडी के मुकदमे दर्ज हुए हैं, इनमें 95% लोग इसमें ऑपोजिशन यानी विपक्ष से संबंध रखते हैं। यानी कि पूरा का पूरा भ्रष्टाचार सिर्फ विपक्ष में हो रहा है। तमाम तरह के आरोप लगाते रहिए, आप एक से एक आरोप लग रहे हैं अडानी से संबंधों को लेकर, अंबानी से संबंधों को लेकर कि किस तरह से ये कारोबारियों की सरकार है और जो भी आवाज़ अपनी एक हद से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करता है उसके गले में एक ऐसा फंदा डाला जाता है कि वो चीखने तो क्या बोलने लायक भी नहीं बचता। महुआ मोइत्रा को देखिए, यानी उन्हीं को जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही थी भाजपा के ऊपर कि अडानी से संबंध हैं नरेंद्र मोदी के, उनकी पार्टी बीजेपी और साथ साथ उनकी सरकार के, और ये उन्हीं की तरह से स्पॉन्सर्ड सरकार है। अब उनके ऊपर आरोप ये लगाया जा रहा है कि संसद में उन्होंने सवाल पूछा जिसके बदले में उन्होंने रिश्वत ली, जिसके बदले में उन्होंने पैसा खाया। उनके ऊपर ये आरोप लग रहा है, गंभीर आरोप। यानी उनके लिए भी हम ये नहीं कह सकते कि कभी ऐसा वक्त नहीं आएगा कि उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। गंभीर मामले उनके ऊपर लग रहे हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है ये। तो इन महत्वपूर्ण नेताओं में जो 2014 से अब तक अगर आप देखें, जो ईडी के पूरे स्कैनर में ये लोग ईडी के जाल में पूरे तरीके से पिरोए हुए हैं, वो है शरद पवार, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, सत्येंद्र जैन, वाईएस जगन मोहन रेड्डी, मायावती। इसके अलावा भी आप देखिए राहुल गांधी का नाम भी है, चिदम्बरम का नाम है, वो जेल की हवा काट के आए, सजा काट के आए। इसके अलावा संजय राउत हैं, नवाब मलिक हैं, किस किस का नाम आपको बताऊं, ये 100 से ज़्यादा लोग हैं। देखिए आपके इलाकों में भी इस तरह के लोग पाए जाएंगे, जहां भी आप रहते होंगे, जहां भी विपक्ष के नेता हैं और जो मुखर हैं, जिनका कोई भी अपना एक तरह का सामाजिक प्रभाव है, उनके ऊपर ये दबाव साफ तौर पर दिख रहा है। आइए देखते हैं राज्यसभा से सांसद आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा वो क्या कह रहे हैं, क्या रणनीति रहेगी आम आदमी पार्टी की और क्यों इनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। हमारे सूत्र हमें बताते हैं कि एक योजना बनी है। इन पुख्ता सूत्रों का कहना है ये योजना है कि जो टॉप लीडरशिप है इंडिया गठबंधन के पॉलिटिकल पार्टीज की, जो मेन नेता हैं इंडिया गठबंधन के, उन्हें पकड़ के जेल में डाल दो। जब टॉप नेता जेल में डाल दिया जाएगा तो वो चुनाव कैसे लड़ेगा? वो तो कोर्ट कचहरी वकील एजेंसी जेल के चक्कर काटता रह जाएगा। पार्टी कैसे चलेगी? तो यानी कि अगर इंडिया गठबंधन के एक एक नेता को, जो शीर्ष नेता है, टॉप लीडरशिप है पार्टी की, या पार्टी का मेन मुखिया है, मेन अध्यक्ष है, अगर उसे ही पकड़ के जेल में डाल दोगे तो रेस में तो अकेले भाजपा दौड़ेगी और अकेले ही जीत जाएगी। जब रेस में कोई दौड़ेगा ही नहीं उनके साथ तो अकेले ही दौड़ेगी और अकेले ही जीत जाएगी। इसी श्रृंखला में एक योजना बनी है और उस योजना में पहला अरेस्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भाजपा की एजेंसियां करने जा रही हैं। तो फिलहाल राघव चड्ढा तो कह रहे हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और जिस तरह से लोगों को फंसाने की कोशिश हो रही है वो इसलिए हो रही है कि क्योंकि कोई भी चुनाव लड़ने लायक ना बचे। इस सब को पूरा बताने की उन्होंने पूरी कोशिश की है कि ये तमाम चीज़ें हैं कि कैसे उन्होंने बताया कि पहले यानी दिल्ली की सीटों पर दिल्ली के जो लोग हैं, पार्टी है बड़ी, उसके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, इस तरह से करके उन्होंने पूरी भूमिका बांधने की कोशिश की कि कैसे हो रहा है। लेकिन ये पूरी जो एक्साइज शराब नीति है इसको भी हम देख लें और जो कोर्ट की भूमिका है उसको भी देखिए कि एक तरफ अदालत अपने जो उनका ओरल ऑब्जर्वेशन है, जो मौखिक बात कहती है अदालत के 2 मिनट ये केस नहीं टिकेगा, कोई मनी ट्रेल नहीं मिल पा रही है। मनी ट्रेल यानी कि अगर इसमें पैसा खाया गया है मनीष सिसोदिया के ज़रिए तो फिर आखिर वो पैसा कहाँ गया, किस तरीके से वहाँ पहुँचा, पैसे का रास्ता कहाँ से बनता है, इस मनी ट्रेल को कैसे देखा जाए, उस पर कोई बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जब उनको ज़मानत देने की बात आती है तो हमारी अदालत कहती है कि शायद टेंटेटिवली एक टेंटेटिव मनी ट्रेल, एक ऐसा रास्ता नज़र आता है जो पैसा जिस रास्ते से गया हो। तो पूरी तरीके से इसमें भी एक तरह का विरोधाभास नज़र आ रहा है। ये नवंबर 2021 की ये बात है जब इस पूरी पॉलिसी को बनाया गया और करीब 9-10 महीने ये पूरी पॉलिसी चली और जो ईडी का पूरा केस है वो ये कहता है कि ये जो 580 करोड़ रुपए का इसमें घोटाला हुआ है, जिसमें कुछ जो शराब के निर्माता थे उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस नीति में तब्दीली की गई
और इसमें मनीष सिसोदिया के ऊपर 2 करोड़ 20 लाख की घूस खाने का इनके ऊपर आरोप है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, इससे पहले कि मैं अगली चीज़ों पर आऊँ और आपको बताऊँ कि क्यों कानून के जानकार ये कह रहे हैं कि पूरी तरीके से ये निराधार मालूम होता है, ये केस बहुत कमज़ोर केस है। उससे पहले आप ये देखिए कि किस तरीके से ये पता चलता है कि ये जो कह रही थी आम आदमी पार्टी कि हम क्यों करने की कोशिश कर रहे थे, वो ये कि जो ब्लैक मार्केटिंग है, काला बाजारी है शराब की, इसके अलावा कुछ ही लोगों के हाथ में शराब का कारोबार है और एक बराबर का एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन या बंटवारा करना चाहते थे। हर इलाके में दुकानें मौजूद हों, सिर्फ कुछ ही इलाकों में बहुत सारी दुकानें और कुछ ही इलाकों में ना हो। लेकिन आम आदमी पार्टी पे आरोप ये लगा कि उन्होंने घूस खाई इस पूरे मामले पर, रिश्वत ली ताकि गोवा और पंजाब के चुनावों को प्रभावित किया जा सके। यानी फिर आप देखिए मामला वही पहुंच रहा है चुनावी प्रभाव के ऊपर ही। और इसमें जो राघव चड्ढा जिनकी आपने अभी बयान सुना, उनका नाम भी जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट है उसमें ये शामिल है, उनका नाम भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कहीं उनका जिक्र ज़रूर होता है। तो अब ये पूरा जो बैकग्राउंड है वो ये कि मनीष सिसोदिया को लेके, क्योंकि आप ये पूरी बात देखिए कि संजय सिंह को तो अभी अरेस्ट किया, लेकिन मनीष सिसोदिया जिनको फरवरी से अब तक वो जेल में हैं, उनके ऊपर जो पूरा मामला है और क्यों इस पूरे मामले को अदालत ने मौखिक अपना जो उनका ओरल ऑब्जर्वेशन था उसमें क्या कहा और बेल देते वक्त क्या कहा, ये पूरा मामला ये था कि ये आप जानते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, ये बहुत सख्त कानून है जिसमें लगभग नामुमकिन हो जाता है जो बेल मिलना है वो। और इसीलिए तो ये पूरा मामला ये समझ में आया कि चूंकि मनीष सिसोदिया इस वक्त मंत्री थे और इसलिए उनके हाथ में इस पॉलिसी को बनाना बिगाड़ना था, किस तरीके से वो फेवर कर सकते थे जो ये शराब बेचने वाले लोग हैं, जो कंपनियां हैं। तो ईडी का ये कहना है कि 338 करोड़ जो है वो इस मामले में 4 जो होलसेल जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनसे 338 करोड़ का मामला है और 14 जो होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनसे उलझा हुआ ये पूरा मामला है। अब यहाँ कानून के जानकार ये कह रहे हैं कि क्या इन तमाम लोगों को इस केस में नामित किया गया है? अगर इन पूरे तमाम लोगों को नामित नहीं किया गया तो फिर कुछ लोगों को नामित क्यों किया गया है? दूसरा मैं ये देख रही थी कि जो ये क्विंट का एक बेहतरीन आर्टिकल है, ज़रूर पढ़िए, इसमें सिलसिलेवार तरीके से बहुत तफसील से इस पूरे मामले को समझाया गया है कि सिसोदिया के ऊपर जो 2.2 यानी 2 करोड़ और 20 लाख की जो रिश्वत का ये आरोप है, ये साजिश का जो ये आरोप है, इसमें ईडी का ये क्लेम है कि ये पैसे पाए गए और ये मिले इनको, और जो अप्रूवर है इस मामले में दिनेश अरोड़ा, इनकी पूरी इस दलील को तो कोर्ट ने खारिज ही कर दिया। दिनेश अरोड़ा जो अप्रूवर बने, मुखबिर बने इस मामले में, उनको तो पूरे तरीके से खारिज कर दिया और सीबीआई की जो अपनी चार्जशीट है वो इस मामले में कुछ भी नहीं कहती है। ये एक पहला पॉइंट बना रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये है इसमें कि आप आम आदमी पार्टी को क्या खुद इस मामले में दोषी बनाया गया है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू ये है कि क्या ईडी के जरिए आम आदमी पार्टी को पैसे लेने के लिए, यानी सिर्फ पार्टी के सदस्य नहीं, सिर्फ मंत्री नहीं, क्या आम आदमी पार्टी को खुद को इस मामले में दोषी बनाया गया है? तो इसमें साफ तौर पे यह है कि आम आदमी पार्टी को नहीं बनाया गया। अगर आम आदमी को पार्टी को बनाया गया होता तो जाहिर है जो एक शिकंजा कसने की कोशिश हो रही है अरविंद केजरीवाल के ऊपर, ये और ज़्यादा गंभीर हो जाता। अब ये कह रहे हैं कि भाई इस एससी ने, सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी ये क्यों सोचा कि बेल उनको डिनाई की जाए? वो ये है कि उन्होंने कहा कि मनी ट्रेल नहीं मिल रही थी इस मामले में, लेकिन टेंटेटिवली जो उन्होंने कहा कि शायद ऐसा मालूम पड़ता है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये पैसे ने रास्ता देखा है या पैसा इस रास्ते से होकर गुजरा है। तो पूरी तमाम तरह की कानूनी पेचीदगियां उनको एक तरफ हम रखें, उसके बावजूद भी साफ तौर पे ये पता चलता है कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि 95% से ज़्यादा लोग जो भ्रष्टाचार के मुकदमे दर्ज किए गए हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ज़रिए, उसमें विपक्ष के नेता हैं, वो लोग जो असरदार लोग हैं, जो नरेंद्र मोदी, भाजपा और बीजेपी की जो सरकार है उसको चुनौती देंगे 2024 में, इन सब के ऊपर इस तरह का शिकंजा है कि इससे निकलना लगभग नामुमकिन लगता है। तो आम आदमी पार्टी इस पूरे शिकंजे से किस तरह से निकलेगी आगे, उनकी रणनीति क्या होगी, किस तरह से वो इसको देख रहे हैं, इस चुनौती का सामना करेंगे, इस पर देख लेते हैं दिलीप पांडे जो आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, उन्होंने इस पर क्या कहा। दिल्ली की जनता के आशीर्वाद से बनी एक आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने उस भारतीय जनता पार्टी के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को दिल्ली में रोक दिया जो पूरी दुनिया फतेह करके आ रहा था। एक बार नहीं, 13 में रोका, 14 में रोका,
2013 में रोका, 2015 में रोका, फिर 2020 में रोका। अब जब भाजपा से आम आदमी पार्टी के नेता खरीदे नहीं जा सके, तोड़े नहीं जा सके, हमारे मंत्रियों को, नेताओं को आधार विहीन आरोप लगाकर कैद कर लिया, तब भी आम आदमी पार्टी खत्म नहीं कर पाए भाजपा वाले। तो अब वो अपना आखिरी दांव चलने की कोशिश कर रहे हैं और देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को ईडी तथा कथित शराब घोटाले के मामले में जांच के लिए तलब कर रही है, बुला रही है। मकसद साफ है और भाजपा की तरफ से भी संदेश स्पष्ट है, वो भी प्रिटेंशियस नहीं हो रहे कि हम आम आदमी पार्टी को खत्म करके रुकेंगे, आम आदमी पार्टी के एक एक नेता को गिरफ्तार करने से पहले ईडी थमेगी नहीं, ये साफ साफ बता रहे हैं। हालांकि वो इस बात से अनभिज्ञ होकर ऐसा सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने एक बार नहीं कई बार आम आदमी पार्टी का मरसिया लिखने की कोशिश की और जब जब उन्होंने यह स्थापित साबित करने का प्रयत्न किया कि अब आम आदमी पार्टी खत्म हो गई, आम आदमी पार्टी दोगुनी दसगुनी ताकत से उठी है, आगे बढ़ी है और जनता की आकांक्षाओं पे, अपेक्षाओं पे खरा उतरी। और इस मुद्दे पर आखिरी बात वो ये कि पहले से ही जिस तरह की दरारें नज़र आ रही हैं इंडिया गठबंधन में, क्या आम आदमी पार्टी के पक्ष में बाकी पार्टियां मौजूद रहेंगी? आपने अभी चड्ढा को सुना, इसके अलावा राघव चड्ढा के अलावा आपने इनको भी सुना, दोनों दूसरे पार्टी, आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता को, दोनों की बात से ये प्रतीत होता है कि वो समर्थन पाने की कोशिश कर रहे हैं। वो आम आदमी पार्टी ये कोशिश कर रही है कि इंडिया गठबंधन के दूसरे लोग भी आके उनका इस पूरे मामले पर समर्थन करें, क्योंकि बार बार जिस तरह से राघव चड्ढा ने दूसरे राज्यों की जो सरकारें हैं उनमें जो नेता हैं, उनमें जो पार्टियों के नेता हैं, उनको ये कहने की कोशिश की देखिए हमारे बाद फिर इनका नंबर आएगा, फिर इनका आएगा, और ये गठबंधन बनने के बाद ये हमला हो रहा है। ये भी देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरी कानूनी पेचीदगी में जो राजनीति है वो किस तरीके से अपना अंजाम को पहुंचती है 2024 से पहले। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।